अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल और आजसी मैडम की ऑब्जर्वेशन में चलने वाला जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है और आजसी मैडम की जो ऑब्जर्वेशन चल रही है केजरीवाल जी के नेतृत्व में। मोदी क्या बोलता था? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को। अगर आज अपोजिशन वाले उसको सवाल उठाते हैं तो उसमें गलत क्या? जो देश में मोदी ने एक तो मुसलमानों को अलग करा ताकि झगड़ा रहे, और जो हिंदुओं में अभी हम बोल रहे देखो वो कैसे बोलने नहीं दे रहे, कुत्ते की तरह एक दूसरे को पढ़ते हैं, ताकि ये मोदी इसलिए कि सारा देश अडानी को बेच दे और मुसलमानों को काट दे। कोई मुसलमान यार ये तो मुल्ला, इसको छोड़ो, आतंकवादी है। हिंदू मुसलमान करे, अडवाणी का दामाद मुसलमान, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान, मुरली मनोहर जोशी का दामाद मुसलमान, और परसों ओम बिरला की बेटी ने भी मुसलमान से शादी कर ली। इनको एक जीजा और मिल गया मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीता और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है दिल्ली के अंदर और फरवरी में चुनाव होने वाला है, वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट आने के बाद अब विधानसभा चुनाव का काफी गर्मा गर्मी बना हुआ है। वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है। नमस्कार भाई। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी की टेंशन ज़्यादा बढ़ गई होगी। अच्छा, ये आज का दौर नहीं है। हाँ, ये पहले से ही टेंशन बढ़ी आ रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार देखते हुए जिस प्रकार से मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को वोट कितना मिला था दिल्ली में आपने देखा? उसके कैंडिडेट्स को जो पहले ज्यादा मिला था 2019 के अंदर और 2014 के अंदर, उसके कंपैरिजन में कम मिला। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों ने ज्यादा वोट लेने का काम किया। इससे हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल के क्षेत्र में माननीय यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम चलता रहा है और जो चल रहा है, उसको बढ़ाने का काम जनता अपने हित में जारी करेगी। अच्छा, तो अभी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, 11 कैंडिडेट्स की समथिंग लिस्ट है, और ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो बीजेपी के अंदर किस प्रकार की हलचल पैदा करती है? देखिए, हलचल तो बन गई, बीजेपी की ये हलचल बन गई। आज तक जिनके ऊपर कैलाश गहलोत जी के ऊपर आरोप लगते रहे और उनको जो है गवाही के लिए बुलाते रहे, पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए बुलाते रहे, और उसके बाद जब वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं, आज उन्हें कोई ईडी और सीबीआई नहीं बुला रहे। आज उनके दस्तक, उनके घर पर कोई भी ईडी और सीबीआई, कोई जांच एजेंसी आज तक सेंटर के इशारे पर जो पहले करती थी जिस काम को ईडी और सीबीआई, उस काम को आज नहीं कर रही है। आज तो मैं उनको देख रहा था, कैलाश गहलोत जी को, आज वो अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रोटेक्शन में प्रदर्शन कर रहे थे। उनको शर्म आनी चाहिए। उनको शर्म की हद होती है। उनको इस प्रकार से शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने आपको मिनिस्टर बनाया और जिन्होंने इतना अच्छा पोस्ट पे पहुंचाया, और आज उनके साथ आप गद्दारी कर गए। एक इसलिए ईडी और सीबीआई से डरकर आप गद्दारी कर गए उनके साथ। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही चेहरा काफी है। दिल्ली के असेंबली के इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे जहां का भी इलेक्शन हो, चाहे छोटा सदन का इलेक्शन हो, चाहे बड़े सदन का इलेक्शन हो, चाहे किसी भी सदन का इलेक्शन हो, अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल और आजसी मैडम की ऑब्जर्वेशन में चलने वाला जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है और आजसी मैडम की जो ऑब्जर्वेशन चल रही है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, वो ही काफी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाली वो आम आदमी पार्टी, अर्थव्यवस्था को सुधारने वाली वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीय सिटिंग चीफ मिनिस्टर आजसी मरलेना जी की ऑब्जर्वेशन में जो पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो दिल्ली की जनता उसको चाहती है आगे बढ़ाना। अरविंद केजरीवाल जी का पुनः नेतृत्व चाहती है। लेकिन बीजेपी तो ये बोलती है यहाँ की इकोनॉमी चरमरा चुकी है दिल्ली के अंदर। चरमरा चुकी है। ये बीजेपी का षड्यंत्र सोच है। अगर दिल्ली की इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है गड़बड़ आ गई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सेंटर में उसको सेंट्रल लेवल पर जीडीपी को देखा जाता है। जीडीपी जो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे भारत के अंदर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य सामग्री या जो भी कोई घरेलू उत्पाद होते हैं, उनके ऊपर जो जीडीपी होती है, उनको देख के, उनको नजर में रखते हुए अगर उस चीज को चरमरा गई है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसके लिए आम आदमी पार्टी तो जिम्मेदार नहीं है।
अगर आम आदमी पार्टी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी। अच्छा। और आज उन मुद्दों से भटकाकर हाँ। आज हिंदू मुस्लिम का कार्ड देश के अंदर खेल रहे हैं। अच्छा। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को शिक्षा की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी सभी की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं। अच्छा। और वो कर रहे हैं। उस काम को दिल्ली की जनता चाहती है आगे बढ़ाना। स्वास्थ्य की व्यवस्था, भाई आप ये बताइए, हिंदू का बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो वो जाएगा कहाँ? हॉस्पिटल के अंदर जाएगा ना। आज हॉस्पिटल की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है और अरविंद केजरीवाल जी उस व्यवस्था को करने के लिए कारगर हैं, जमीन पर उतरे हुए हैं, जनहित में काम करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनके काम में रोड़ा अटकाने का काम करती है। इस चीज का जवाब दिल्ली की जनता पुनः एक बार अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व देके दिल्ली को ये चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर वोट का तमाचा मारना चाहती है। लेकिन बीजेपी तो मोहल्ला क्लिनिक को जो है अपना बताती है कि मोहल्ला क्लिनिक के साथ में जो इन्होंने वो किया है, मतलब क्या किया है? देखिए क्लिनिक में इनके पास कोई एविडेंस तो होता नहीं है। अच्छा। इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अभी तक ईडी और सीबीआई जो सेंटर के इशारे पर नाचने का काम कर रही थी। अच्छा। और वो ये बोल रही थी कि इनके ऊपर आरोप है। अच्छा। पूरा देश चिल्ला रहा था, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चिल्ला रहा था। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नकारते हुए ये स्वीकारा कि अरविंद केजरीवाल जी आरोपी नहीं है। और इस प्रकार से वो जो रेडी था, जो ऑलरेडी उस केस में आरोपी था, हाँ। और उसको जो विटनेस बना के पेश किया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, सेंटर के इशारे पर ईडी और सीबीआई ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ा कि आप इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते, गलत कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा। आपको पावर है तो पावर का आप मिसयूज नहीं कर सकते। ये ईडी और सीबीआई को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। और छोटी मोटी बात नहीं है, ये जब सभी जगह लताड़ते हुए देखते रहे हैं। अच्छा। ये एक मुद्दा थोड़ी है। आप देखिए हेमंत सोरेन का केस सुना था आपने। हेमंत सोरेन का केस सुना था आपने झारखंड के अंदर। वहाँ उनको बेल मिली, उनको जमानत मिल गई ना। अगर किसी के ऊपर आरोप होता तो जब भी तो किसी के ऊपर कार्रवाई बनती है। आपके आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, फिर आप फर्जी आरोप लगाते हैं। ये क्या है? डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्हें कुर्सी पे बैठाया है, शिवराज जी को हटाकर। और आज वो शराब का खुला व्यापार करते हैं। उनके ऊपर ईडी और सीबीआई नहीं जा रही। देश के अंदर, देश के जो पुल है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो जमीन पर आ जाते हैं 3 महीने के अंदर बनने के बाद। और उनकी जांच करने के लिए उनका पैसा कहां चला गया, सदन के अंदर जो पैसा पारित हुआ था, जो बजट पेश हुआ था राष्ट्रीय राजमार्गों का, नितिन गडकरी जी के ऑब्जर्वेशन में, आज नितिन गडकरी जी के घरों पर छापे नहीं लगते हैं। ईडी और सीबीआई को मारने चाहिए, वहां क्यों नहीं मारते हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर न्यू शराब नीति दिल्ली की तरह ही लागू हुई है। क्या कहना चाहोगे, वो एनडीए की सरकार ने की है? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा ना, एक बात नहीं है। मध्य प्रदेश आपको बताया, चीफ मिनिस्टर हैं और शराब का खुला व्यापार करते हैं। बालू के भू माफिया हैं, बालू के खनन माफिया हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। आप गुजरात के अंदर देखिए, गुजरात के अंदर खुला भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और दारू का कारोबार चलता है। देश के अंदर क्या है? शराब बेचने के लिए अगर इनके बेचें तो शबाब, और कोई शराब बेचता भी नहीं है, फिर भी वो उसके लिए पाप है। वो पाप है। बताइए, शराब नीति किसने बनाई? शराब नीति जो बनाई थी एलजी की ऑब्जर्वेशन में बनी। अच्छा। एलजी के उस शराब नीति पे हस्ताक्षर थे। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। वो बहुत निंदनीय था। इस चीज का जवाब देश की जनता ने दिया, जो 303 से घटाकर 240 पर लाकर भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम इस देश की जनता ने किया। अच्छा, अभी आने वाले समय में चुनाव में क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जी क्या सरकार बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल को लेकर चलने वाले नेता हैं। अच्छा।
आम नागरिक हैं और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने वाले अच्छा। वो एक सुपर हीरो है जो देश के अंदर चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी ने। आज अजीत पवार ने उनसे समझौता कर लिया था। मनीष सिसोदिया जी ने समझौता नहीं किया। मनीष सिसोदिया जी ने समझौता नहीं किया ना। संजय सिंह ने समझौता नहीं किया। दुर्गेश पाठक ने समझौता नहीं किया। बताइए, आज अभी अजीत पवार ने उनसे समझौता कर लिया। 70,000 करोड़ के आरोपी घोटालेबाज अजीत पवार जो अपने चाचा को छोड़कर शरद पवार को और एक अलग चले जाते हैं, एक डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए अलग चले जाते हैं। ये क्या है? आज वो करप्शन फ्री हो जाते हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। आज वो करप्शन फ्री हो जाते हैं। ये भी देश देख रहा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री अभी सिटिंग में है देश के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जेडीएस के साथ अलायंस करते हैं। जनता दल सेकुलर पार्टी उसके साथ अलायंस करते हैं। और उसके बेटे पर जो एचडी देव गौड़ा रहे, उनके पुत्र पोते पर प्रज्वल रवेन्ना पर एक 3,000 के एवं अश्लीलता के वीडियोस वायरल होते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं उस रेपिस्ट के लिए। ये क्या है? क्या है? ब्रजभूषण शरण का जीता जागता आपने उदाहरण देखा। यौन शोषण के आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की थी, और फिर भी प्रधानमंत्री जी अपने मंच पर उसका स्वागत कराते हैं। रेपिस्टों को माला पहनवाते हैं अपने मंच पर। ये क्या है? कितनी बड़ी निंदा की विषय है ये। तो जिस प्रकार से बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, कोशिश में लगी हुई है लगातार, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, तोड़ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी तोड़ने फोड़ने की राजनीति करती है। इस चीज का जीता जागता सबूत आपने शिवसेना के 2 फाड़ करने वाली वही भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। एक राजनीति की खातिर, कुर्सी की खातिर। आज उनकी वहां की जो जनता है ना, अगर बेईमानी नहीं हुई होगी ना, ईवीएम का कोई घोटाला नहीं हुआ होगा, तो वहां इंडिया अलायंस के जो घटक रही पार्टी वो सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र के अंदर। और आपने हरियाणा के अंदर देखा, चोरी से जीते ये, चोरी से इलेक्शन जीते थे। अच्छा। आपने वहां के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि हमने सारी तैयारी कर ली है। वही चला था हरियाणा के अंदर, वही बेईमानी चली थी। तो तैयारी क्या कर ली है? वो तैयारी दिखा दी ना कि चोरी की है। जब बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर की जब काउंटिंग हो रही थी, अच्छा, तो उसमें अपोजिशन आगे चल रहा था। और जैसे ही ईवीएम 20 से 25 सीटों की खुलना उसका वोटिंग काउंटिंग स्टार्ट हुआ, और उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी ने रनिंग बनाना चालू कर दी। ये देश ने देखा। और 99% किसी बैटरी को 11 घंटे आप इस्तेमाल करोगे किसी उपकरण को, ये आपका सेल फोन है, आप इसको 100% पे चार्जिंग करने के बाद आउट करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे, और उसके बाद उसको वर्किंग करोगे। वर्क करोगे 11 घंटे आपने इस इंस्ट्रूमेंट से उपकरण का इस्तेमाल किसी चीज के लिए किया 11 घंटे लगातार, और फिर क्या हुआ? फिर उसका बैटरी कितना डाउन होना चाहिए? 1% ही डाउन होना चाहिए क्या? कितना होना चाहिए आप बताइए? 70-80% कम से कम जाएगा। 70-80% डाउन हो जाएगा। नॉर्मल मानिए कि 60% तो डाउन होना चाहिए 11 घंटे के अंदर, अगर बैटरी बैकअप उसका फिट एंड फाइन है। अच्छा। ठीक है, इतना मानिए, लेकिन 40% तो फिर भी शेष रहती है। 60% भी अगर उसमें से डिक्रीज करते हैं तो 40% तो फिर भी शेष रहती है ना फिर भी। बताइए, और उसकी 99% से बैटरी पाई जाती है। बैटरी का जो लेवल है वो 99% पाया जाता है। तो इससे चोरी साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार बनाती है चोरी से बनाती है। ये एक बात नहीं है। एमसीडी के अंदर ये बहुत अच्छी बात कही हमारे अंकल जी ने। अंकल जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। नहीं बनती है, नहीं बनती है तो चोरी से खरीद लेती है, ये भी सत्यता है। वो मैं एमसीडी का इलेक्शन हुआ था अभी 2022 में। अच्छा। वहां मेयर नहीं बनने दे रहे थे। अच्छा। आम आदमी पार्टी के खाते में जनता ने वोट दिया, अरविंद केजरीवाल जी की झोली में ज्यादा से ज्यादा पार्षद डालने का काम 250 सीटों में से दिल्ली की जनता ने काम किया, 134 पार्षदों के अबव। और भारतीय जनता पार्टी जो है मेयर को छीनना चाहती थी, डिप्टी मेयर को छीनना चाहती थी। बताइए, डिप्टी मेयर और मेयर को छीनना चाहती थी। ये भी देश ने देखा। चोरी से जीते एमसी ये मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जीती थी ना। बिल्कुल। वह कुलदीप कुमार को
आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक सुप्रीम कोर्ट ने डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की बेंच ने ये स्टेटमेंट दिया अनिल मसीह के खिलाफ। अनिल मसीह वहाँ प्रेजाइडिंग ऑफिसर था। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर को जो वहाँ से कैंडिडेट था उसको इन्होंने मेयर बनाने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय पे इस देश के नागरिकों को भरोसा है, इस देश के नागरिकों को अपने संविधान पे भरोसा है जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलने चली थी। आज इसी को सत्ता में से बदलने का काम जो संविधान से प्यार करने वाले जो प्रेमी है वो भारतीय जनता पार्टी को बदलने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन जहाँ भी हारता है वहाँ ईवीएम का ही ठीकरा फोड़ता है और जहाँ पर जीतता है वहाँ ईवीएम बेटे ऐसा है, जब ये बीजेपी आ रही थी 2004 में, अडवाणी आ रहा था है, तो इन्होंने ईवीएम पे क्यों सवाल उठाया था? आपने जीवीएल का नाम सुना? मैं चलो आपको इतना नहीं पता होगा। टीवी डिबेट में जो बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है जीवीएल, मतलब साउथ इंडियन ना, जीवीएल करके उसका नाम है। आगे इनिशियल मुझे नहीं पता। उसने किताब लिखी थी कि ईवीएम में ऐसे ऐसे हेराफेरी करी जा सकती है, ठीक है। और अडवाणी ने उसका प्रीफेस लिखा था। प्रीफेस वो जो पहले पेज पे प्रस्तावना जिसको कहते हैं वो लिखी थी। उसको एंडोर्स करा था कि इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो मैं देखो, हम तो नॉन टेक्निकल आदमी है, हम ये कहते हैं अगर लोगों को डाउट है, देखो इनको कितने % वोट मिले मोदी को? 30% हिंदुओं के, बाकी क्रिश्चियन बौद्ध मिला के टोटल 36% वोट मिले, ठीक है। तो ये एक तो हिंदुओं को ठेकेदार नहीं हो सकते, कहते हैं मोदी सबसे लोकप्रिय है। 30 करोड़ हिंदुओं ने हमने नहीं दिया, 70 करोड़ ने हमारे बट के वो हो गया। तो हम ये कहते हैं कि इसने ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कुछ क्लियर कर दे कि भाई उसमें है कि नहीं है। एक बार सभी अपोजिशन को बुला ले, हैं जैसे पहले ही बताते थे, बोले जी आपकी क्या हुआ है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर इसने कभी आज तक किसी भी, जैसे सेशन से पहले प्रधानमंत्री बैठते थे अपोजिशन, ये कभी बैठता कभी राजनाथ सिंह को भेज देता, उसको भेजता, कोई बात नहीं, इसको बैठने में क्या अपोजिशन वालों के साथ। तो एक बार क्लियर कर दे कि तुम्हारे जो है, तो हम ये नहीं कहते उसमें गलत है, मैं कह रहा हूँ डाउट है तो उसको क्लैरिफाई कर दो। मैं आई एम नॉट सेइंग कि इट कैन बी मैनिपुलेटेड, लेकिन लोग कहते हैं तो उसका डाउट क्लियर कर दो। अच्छा आप कहते हो मशीन 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी भी हो सकती है। अब आप पेटीएम में उससे पैसे निकालते हो, ये जो मशीन एटीएम से, हमारे पास तो कार्ड वाली हम नाम नहीं आता, एटीएम से निकालते हो ना, मशीन है ना, 1 लाख रुपया निकालते हो, 50 जो भी, गिनते क्यों हो? काय को गिनते हो? जब यार मशीन है तो ठीक है, तो वो भी तो फिर ईवीएम की मशीन है, तो ये भी मशीन है, निकालो 1 लाख रुपया, चले जाओ, गाड़ी हिम्मत है तो फिर। तो बेटे अगर किसी को डाउट आपको होता है ना यार, कमती बढ़ती तो नहीं है, बढ़ती का तो सारा कोई पता नहीं बोलेगा कि नहीं बोला, कमती तो नहीं है, गिनते हैं ना बेटे। तो फिर इसमें अगर वो कहते हैं चलो वीवीपैट से गिन लो, तो भाई क्या 1 महीना तक पिछली बारी मोदी ने गवर्नमेंट नहीं बनाई, उससे पहले भी 2-1.5 महीने बाद बनाई थी जो पहली बारी जीता था। अब क्यों जल्दी बनाई थी? क्योंकि 240 सीटों पे था, कभी कोई जब भाग जाए तो ना बने, हैं तो करी थी ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उसने महीने बाद बढ़ाई तो वीवीपैट गिनने में कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। तुम इलेक्शन 10 दिन पहले अनाउंस कर दो, 100% काउंटिंग कर लो। तुम डाउट छोड़ते क्यों हो उसमें? भाई तुम घर से ताला लगा के चले हो, रास्ते में क्या सोचते हो यार मैंने लगाया कि नहीं? अबे काहे को जब तुम लगा के चले हो, तो मेरा मतलब बेटा डाउट शुड बी क्लियर। लोगों को हम वोट देते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सही जगह जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जा रहा होगा, मेरे को सर्टिफाई कर दो, मेरे वीवीपैट से मिला दो, इसमें अर्जा क्या है? और जब ये आ रहे तो जब तो इन्होंने सवाल, अच्छा अभी ये इलेक्शन हुए थे ना लोकसभा में, 1-2 कैंडिडेट इनके भी आ रहे थे ना बेटे लोकसभा में बीजेपी के, वो भी ईवीएम पे सवाल उठा रहा था। तो मेरा मतलब ये है बेटे, इट शुड बी क्लैरिफाइड कि उसमें नहीं हो सकती एक बारी। अच्छा प्रधानमंत्री को अपोजिशन में बैठने में क्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्या वो कम है जो दूसरे मनमोहन सिंह है या दूसरे, क्या कम है? इससे सीनियर प्रधानमंत्री रहे फिर। तो ये मतलब हम इसलिए कहते हैं कि लोगों के दिमाग में डाउट। अच्छा ये आ रहे तो ये कि फिर क्यों उठाया इन्होंने? पूरी किताब है बेटे, आप पढ़ना भाई हाउ मैंने तो नरेंद्र मोदी जी के वीडियो देखे हैं कि आज वही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जो ईवीएम का सपोर्ट करते हैं और ईवीएम को खुल के सपोर्ट करते हैं वो। लेकिन 2014 से पहले वही नरेंद्र मोदी जी थे जो ईवीएम पर सवाल उठाते थे। बेटे
ये तो आप कहते हैं जी तुम सीबीआई पे सवाल क्यों उठाते हो, ईडी पे क्या होता। एक देखिए- मिनट जा रहा हूं बेटे, मेरे ट्रेन का टाइम है। क्यों उठाते हो? ये मोदी क्या बोलता था, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को, अगर आज अपोजिशन वाले उसको सवाल उठाते तो उसमें गलत क्या, उसमें गलत क्या फिर? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहता था ना, तो आप ये उसका कहते हैं। तो फिर तो बेटा ये तो मनरेगा पे भी सवाल उठाता था, कहता था आई विल नेवर डिसकंटिन्यू मनरेगा, क्योंकि ये कांग्रेस का ब्लॉट है। मैं तो अब मनरेगा के सारे चल रहे हैं। ये तो क्या नाम है, कितने इसने आधार कार्ड को करा, कितने चीजों को करा था। अरे झूठा आदमी। मैं बेटा तुम्हें मोटी बात बता दूं, हमारी तो उम्र अब होगी पूरी, अभी तो तुम नहीं जा रहे। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो देश में मोदी ने एक तो मुसलमानों को अलग करा ताकि झगड़ा रहे, और जो हिंदुओं में अभी हम बोल रहे, देखो वो कैसे बोलने नहीं दे रहे, कुत्ते की तरह एक दूसरे को पढ़ते हैं, ताकि ये मोदी इसलिए कि सारा देश अडानी को बेच दे और मुसलमानों को काट दे। कोई मुसलमान यार ये तो मुल्ला, इसको छोड़ो, आतंकवादी है, और आपस में हम एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। ये सारा देश अडानी को बेच रहा है। तुम और मुसलमान हिंदुओं में इतनी नफरत कर रहा है, तो 5, 7, 10 साल बाद देखना, मतलब यहीं खड़े होकर खून के आंसू रोगे। एक तो नौकरियां सारियां खत्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन तो रहा ही नहीं जब सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। और ये हिंदू मुसलमान का इतना, और ये हिंदू मुसलमान कर रहे, अडवाणी का दामाद मुसलमान, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान, मुरली मनोहर जोशी का दामाद मुसलमान, और परसों ओम बिरला की बेटी ने भी मुसलमान से शादी कर ली। इनको एक जीजा और मिल गया मुसलमान। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, इनके स्टेटमेंट आपने सुन लिए, बहुत अच्छी बात कही अंकल जी ने। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि अच्छी विचारधारा के लोग इस देश के अंदर बहुत हैं और चाहते हैं एकता। इस देश के अंदर एकता सर्वोपरि है। बिल्कुल। हमारे देश के अंदर वीर सावरकर, इनको उन्हें उस सावरकर को जो आरएसएस वादी रहे और जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने हथियार गिराने का काम किया और उनसे माफी मांगने का काम किया, उसी विंग से निकली हुई ये भारतीय जनता पार्टी है। ये माफी मांगने वाले लोग हैं। बिल्कुल। ये माफी मांगने वाले लोग हैं, घुटना टेकने वाले लोग हैं। ये वीर सावरकर को फॉलो करने वाले लोग हैं, जिसने अंग्रेजों से 5 से 6 बार माफीनामा लिखा। अच्छा। ये देश की जनता जानती है ये किस विचारधारा के लोग हैं। ये सरकार में नहीं आएंगे, कहीं भी आए तो चोरी से आ रहे हैं, लेकिन जनता के मन से नहीं आ रहे। जनता के मन से नहीं आ रहे। आपने यूपी के अंदर 9 विधानसभा सीटों का चुनाव देखा, 9 विधानसभा सीटों का चुनाव देखा, और वहां 9 विधानसभा सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को डर लगता हुआ नजर आया। वहां वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, वोटरों को रोका गया। ये देश के अंदर क्या है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। योगी आदित्यनाथ जी डरे हुए हैं, बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं। आज वो डर गए, आज वो डरते हुए नजर आए। उनकी ऑब्जर्वेशन में जो प्रशासन वहाँ काम कर रहा है, उसने धांधली कराने का काम किया। वह वोटरों को आपने देखा था ना, वो दरोगा था, एसआई एक पुलिस बल का एक उसने पिस्टल ले रखी थी और वोटरों को रोकने का काम कर रहा था। उसके ऊपर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी पुलिस प्रशासन इस प्रकार से देश के संविधान का उल्लंघन ना करे। जो हमें मतदाता सूची में हमारा नाम होता है वोटर लिस्ट के अंदर, और हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया जीने का और अपना राजा चुनने का, और उसको छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तानाशाही करना चाहती है। इस प्रकार के लोगों को बहुत सतर्क, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए और इस प्रकार से उसको सजा देनी चाहिए उस दरोगा को, कि आने वाली उसकी पुश्त ये सोचे या पुलिस प्रशासन में कोई ऐसी खामियां देखने के लिए नहीं मिले। क्या इस प्रकार की सजा देनी क्या चुनाव आयोग की ये ढील है जो कि डेमोक्रेसी पिस्टल की नोक पर आ जाती है यूपी के अंदर? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग की बहुत बड़ी ढील नजर आती है। ये ढील क्यों नहीं नजर आती? ये ढील ही तो है। आज पिस्टल लेके मतदाताओं को रोकने का काम किया जा रहा है। वो पिस्टल चलाने वाला किसकी ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है, ये देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ वहाँ चीफ मिनिस्टर है और उनकी प्रशासन की, उनकी ऑब्जर्वेशन में वो प्रशासन काम कर रहा है। अगर पिस्टल टांगने का काम वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर करता है, तो उसके लिए आदेश किसका है? वह की उत्तर प्रदेश की हालिया सरकार का है। अच्छा। ये गलत नहीं है? गलत।
ये गलत नहीं है क्या? ये गलत है, ये झूठ नहीं है, यही वास्तविकता है। अगर वहाँ पिस्टल तानने का काम, पिस्टल तानने का काम वहाँ का प्रशासन करता है, मतदाताओं को रोकने का काम करता है, तो जो प्रशासन वहाँ जो वो शासन चल रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, तो इसका अंदेशा ये जो है ये उन्हीं का इशारा है। ये भारतीय जनता पार्टी माहौल को खराब करना चाहती है। अरे आपको व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को इसलिए होता है ताकि कोई व्यवस्था शुभ बिगड़े ना, व्यवस्था ना बिगड़े, उसको बनाए रखने के लिए होता है। आप व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो आपको ये ऑर्डर किसने दिया? इस प्रकार से ही इन्होंने बहराइच के अंदर देखा, बहराइच का इलेक्शन बनाना चाहते थे, बहराइच के अंदर दंगा कराना चाहते थे। वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हाई कमांड से इनके ऑर्डर हुआ कि वहाँ पुलिस प्रशासन, दैनिक भास्कर की स्टेटमेंट गवाही दे रही है, ये मैं नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन इस चीज का गवाही दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उसके इशारे पर वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को रोकने का काम किया गया। ये कोई गलत नहीं कह रहे हम।